जब ऊंचाई पर कार्य करेंगे वहां पर हमारे को सेफ्टी बेल्ट की जरूरत पड़ती है। हमारी ऊंचाई कहां से स्टार्ट होती है? 1.8 मीटर से। अगर ऊंचाई 1.8 मीटर से ऊपर हम लोग अगर कार्य करने के लिए जाएंगे तो हमारे को सबसे पहले हमारा सेफ्टी हार्नेस याद आना चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस या सेफ्टी बेल्ट याद आना चाहिए। क्योंकि 1.8 मीटर से जैसे ही हम लोग कार्य करने के लिए ऊपर कार्य करने के लिए जाते हैं तो वहां पर हम लोग को सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है। क्योंकि सेफ्टी बेल्ट अगर ऊंचाई पर हम कार्य करने के लिए जाएंगे तो वहां सेफ्टी बेल्ट इसलिए लगाना जरूरी है, अगर गिरते हैं तो हमारे को ये रोक लेगा। और पहनने के अलावा इसको एंकरिंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सेफ्टी बेल्ट को पहन लिए और कहीं पर उसको हुकिंग नहीं किए। हुकिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर इस बेल्ट को पहनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे ही हम लोग ऊंचाई पर कार्य करने के लिए जाएंगे वहां पर इस सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल आपको करना है। दूसरा चीज, सेफ्टी बेल्ट को यूज करने से पहले आपको सेफ्टी बेल्ट को चेक करना है। क्या क्या चेक करना है? आपको इसका हुक चेक करना है। सबसे पहले इसका हुक चेक करना है कि कम से कम इसका हुक कहीं से खराब तो नहीं है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आप जिस भी पाइप में या लाइफलाइन में इसको फंसाने के लिए जाएंगे तो ये आपका हुक बराबर काम कर रहा होना चाहिए। दूसरा, इसका लेनियार्ड। लेनियार्ड आपका कहीं से कटा पटा या जला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर लेनियार्ड अगर कटा पटा जला किसी भी प्रकार से अगर डैमेज रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही अगर भगवान ऐसा ना करे कहीं अगर हमारे को चक्कर आता है या किसी भी प्रकार से अगर हम फॉल होते हैं या गिरते हैं या झूलते हैं, उस समय क्या है, हमारा लेनियार्ड के ऊपर में लोड आएगा। लेनियार्ड के ऊपर लोड आएगा, अगर कटा पटा जला किसी भी प्रकार से डैमेज रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारा बेल्ट वहां से टूट जाएगा, लेनियार्ड टूट जाएगा तो हम नीचे आ जाएंगे। हमको कोई रोकने वाला है? नहीं रोक पाएंगे। तो इसीलिए आपको लेनियार्ड भी आपको चेक करना है। दूसरा आपका ये शॉक ऑब्जर्वर है। ये शॉक ऑब्जर्वर किसी भी प्रकार से डैमेज नहीं होना चाहिए। डैमेज से मतलब ये रबड़ है, इसकी रबड़ फटी हुई नहीं होना चाहिए। अगर किसी सेफ्टी बेल्ट की अगर रबड़ डैमेज है तो आपको उस सेफ्टी बेल्ट को इस्तेमाल नहीं करना है, उस लेनियार्ड को इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये रबड़ लेनियार्ड की शॉक ऑब्जर्वर की रबड़ फटी हुई रहती है, कटी रहती है, तो वहां पर रस्सी से बांध लेते हैं या फिर किसी वायर से बांध लेते हैं और वायर से बांधने के बाद में पहन के इस्तेमाल काम करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही अगर कभी भगवान ऐसा ना करे अगर फॉल होते हैं हम लोग तो वहां से शॉक ऑब्जर्वर नहीं खुलेगा, आपको जर्क लगेगा और आपके जो गुप्तांग है या नाजुक जगह है यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वहां पर हमारे को चोट पहुंचेगी। और ये अगर ये रबड़ रहेगी, ये जैसे ही झटका लगेगा, जर्क लगेगा, इसके ऊपर लोड आएगा, उस स्थिति में ये धीरे धीरे स्लोली खुलता है तो हमारे बॉडी को उतना झटका नहीं लगेगा और किसी भी प्रकार से हमारे शरीर को डैमेज नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये शॉक ऑब्जर्वर आपका सही होना चाहिए। इसके बाद में अगला आते हैं हम लोग फॉल अरेस्टर। ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर है। अधिकतर सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन के लिए हम एक तो सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर कहाँ इस्तेमाल करना है, जहां पर आउटसाइड है या किसी इसके फोल्डिंग का इरेक्शन कर रहे हैं, डिसमेंटलिंग कर रहे हैं, उस स्थिति में आपको ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करना है। क्योंकि रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर रहेगा तो जैसे मैंने बताया, अगर इन द केस आप जिस लाइफलाइन में बेल्ट फंसाए हैं और आप झूलते हैं और वो लाइफलाइन किसी भी प्रकार से डैमेज है या पोस्ट उखड़ गया या फिर आपका सेफ्टी बेल्ट ने काम नहीं किया या फिर और दूसरी तरीके से जहां पर आपने एंकरिंग किया वहां से बेल्ट निकल गया, तो उस स्थिति में हमारे को ये रिट्रैक्टेबल ब्लॉक फॉल अरेस्टर आपको रोक के रखेगा। मतलब कि एक आपका एंकरिंग पॉइंट अगर किसी प्रकार से निकल जाता है तो सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन हमारे को रोकेगा। अगर एक फेल होता है तो दूसरा हमारे को हैंग करके रखेगा। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका ये डी रिंग दिया रहता है, शॉक ऑब्जर्वर लगा है, वहीं पर डी रिंग में ऐसे करके हम लोग पीछे में लगा के काम करते हैं। और जैसे ही हम लोग कहीं पर एंकरिंग करते हैं, मतलब कि झूलते हैं, वहां पर ये आसान से जैसे झटका लगता है, आदमी अगर गिरेगा ऊपर से तो झटका लगेगा तो ये भाई लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया, रुक गया ना, तो आदमी वहीं पर झूल के रह जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, किसी चीज से लड़ेगा नहीं, तो उसको चोट नहीं लगेगी। आप कितनी भी ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, अगर इसको लगा लेंगे, इसका भी एक साइज होता है, कहीं 10 मीटर का आता है, 5 मीटर का आता है, 15 मीटर का आता है, 20 मीटर का भी आता है।
तो ठीक है, इस चीज का आपको सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन के लिए आउटसाइड में या किसी भी चीज का जहां पर ओपनिंग है वहां पर इसका इस्तेमाल करना है काम करने के लिए। दूसरा ये हमारा रोप ग्रेप फॉल अरेस्टर है। ये रोप ग्रेप फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल हमेशा ये रोप में ये ग्रेप रोप में ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये इसी वाले पॉलीमाइड रोप में इस्तेमाल होता है, वहीं दूसरी रोप में इस्तेमाल नहीं होता है। ये हमेशा 90 डिग्री में ही लगाया जाता है। जैसे कोई लेडर होता है, 90 डिग्री में लेडर लगा हुआ है कॉलम से, तो वो कॉलम में हम लोग चढ़ते हैं, लेडर में चढ़ते हैं, तो उस स्थिति में ये रोप बांध के इस फॉल अरेस्टर का इस्तेमाल करके हम लोग चढ़ेंगे। दूसरा, कहीं भी स्काई क्लाइंबर है, उसमें रोप लटकाया हुआ है ऊपर से, स्काई क्लाइंबर में काम कर रहे हैं, तो ये सेकेंडरी फॉल प्रोटेक्शन का काम करेगा उस स्थिति में, क्योंकि इन द केस स्काई क्लाइंबर फॉल हो गया या फेल हो गया, ब्रेक उसका फेल हो गया, मोटर फेल हो गया या कुछ इन द केस ऐसा कुछ होता है, तो हम लोगों को वहीं पर ये झुला के रखेगा, वहीं पे हम लोग को हैंग कर लेगा, ये नीचे नहीं आने देगा। इसके बाद में हमारा आता है वायर ऑफ सीलिंग। ये सीलिंग जब हम कोई भी मटेरियल को उठाते हैं, इरेक्शन करते हैं या शिफ्ट करते हैं, तो वहां पर हम लोग सीलिंगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई बीम ब्रेसिंग या कॉलम रहेगा, उसको इरेक्शन या मटेरियल शिफ्टिंग, अनलोडिंग, लिफ्टिंग या जो भी कुछ काम करने के लिए जाएंगे, उसके लिए ये सीलिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वायर ऑफ सीलिंग का। और जैसे कोई पाइप हुआ, किसी भी प्रकार से पाइप को शिफ्टिंग में या इरेक्शन या किसी भी प्रकार से कहीं पे लोडिंग अनलोडिंग करना है, तो वहां पर पाइप का, तो वहां पर ये सेफ्टी लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करना है। इसको बैक सीलिंग भी बोला जाता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। ये हमारा चेन व्हील पुल्ली है, इस चेन व्हील पुल्ली को रोप के द्वारा चलाते हैं किसी भी चीज को खींचने के लिए। अगर हम लोग 10 मीटर या 20 मीटर पे काम कर रहे हैं, वहां पर स्केप फोल्डिंग बना रहे हैं, तो नीचे से कोई भी पाइप को या जाली को खींचने के लिए रस्से के द्वारा इस चेन व्हील पुल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमारा, ये आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा, ये ईगल क्लैंप है। ईगल क्लैंप हर कोई इस्तेमाल नहीं करता है, तो ये ईगल क्लैंप होता है जो कि बीम में इस तरीके से लगाया जाता है और इसको टाइट किया जाता है। इसमें यहाँ पर चेन ब्लॉक को लटका देंगे या सीलिंग को लटका देंगे, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका सीलिंग भी सेफ रहेगा, और क्योंकि बहुत सी जगह क्या करते हैं, ऊपर डक्सिट डाल देते हैं या रूफ डाल देते हैं या कोई गटर रख देते हैं, तो वो सीलिंग वहीं फंसी रहती है, या फिर उसको काट के निकालना है तो सीलिंग डैमेज हो जाती है। उस जगह पे अभी ये ईगल क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं, बीम में अधिकतर इसको लगाया जाता है, ठीक है। ये हमारा चेन ब्लॉक हो गया, किसी भी मटेरियल को अलाइनमेंट के लिए या फिर कोई छोटा मोटा है तो इरेक्शन के लिए चेन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये चेन ब्लॉक हमेशा डबल चेन का होना चाहिए, सिंगल चेन का चेन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। सिंगल चेन का चेन ब्लॉक अलाउड नहीं है, क्योंकि सिंगल चेन का रहेगा तो क्या होगा, बाय द वे एक चेन अगर क्रैक होता है या कुछ होता है तो वो रोकने का कोई वो उसमें वो नहीं है। अगर डबल चेन रहेगी, इन द केस एक चेन अगर डैमेज होती है तो दूसरा चेन उसको रोक के रखेगी। ऐसे ही हम लोग आते हैं बो साइकिल। बो साइकिल एक डी साइकिल और वो आई बोल्ट, हमेशा तीनों का ही काम किसी भी चीज को पकड़कर उठाने का है। आई बोल्ट को हमेशा कोई इक्विपमेंट में लगाने के लिए काम में लिया जाता है, इक्विपमेंट में होल दिया जाता है, वहां पर आई बोल्ट को ऐसे करके टाइट किया जाता है और उसमें सीलिंग या आपका चैन ब्लॉक लगाया और उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया या लोडिंग अनलोडिंग कर दिया, उसके लिए आई बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आपका डी साइकिल किसी भी मटेरियल को इरेक्शन करने के लिए डी साइकिल और बो साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारा आता है टॉर्च मशीन, हमारा आता है कटिंग टॉर्च। ये कटिंग टॉर्च हमेशा गैस कटिंग करने के लिए काम आता है। ये एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम लोग कटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो कटिंग टॉर्च का ऐसा, तो ये 3 नाल का कटिंग टॉर्च होना चाहिए। 2 नाल का पहले आता था, वो 2 नाल में क्या है, वो हाथों में गल जाता था, तो उससे क्या है, जो आदमी कटिंग कर रहा होता है उसके हाथ जल जाते थे। तो अभी ये 3 नाल का है, 3 नाल का ये सेफ कटिंग टॉर्च है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग मशीन का कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आपको 3 नाल का टॉर्च इस्तेमाल करना है। इसमें 2 प्रकार का होज लगा रहता है, एक रेड एक ब्लू कलर का। तो रेड कलर का आपका एलपीजी का रहेगा,
और दूसरा रहेगा आपका ऑक्सीजन का। ठीक है, आपका ऑक्सीजन का होज ब्लू कलर का रहेगा, एलपीजी का होज रेड कलर का रहेगा। इसके साथ में ये आपका लाइटर दिया गया है। हमेशा कभी भी इंडस्ट्रियल लाइटर का ही इस्तेमाल करना है, न कि माचिस से। कई लोग क्या करते हैं, टॉर्च को माचिस से जलाते हैं, माचिस से जलाने पर उससे गैस निकलती रहती है, जैसे जलाओगे हाथ जल जाएगा। ये आपका इंडस्ट्रियल लाइटर का इस्तेमाल करने से आप आराम से ऐसे करके जलाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, इसको आप जानते हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं एलपीजी रेगुलेटर। हम लोग के घर पे जो हमारी माताएं बहनें हैं वो खाना बनाती है तो इसी रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। यह रेगुलेटर बहुत अहम है। आपने देखा होगा कई जगह पे रेगुलेटर पे से हम लोग चूल्हे को बंद नहीं करते, सिलेंडर को बंद नहीं करते हैं, चूल्हे पे से बंद कर देते हैं और गैस लीकेज होती रहती है और फिर रूम में गैस भर जाती है और हल्का सा लाइटर या कहीं भी आग की उसमें तिल्ली जलाई तो क्या होता है, पूरा कमरे में आग लग जाती है। ये हमारे ये क्या है, कोई बता पाएगा? घड़ी है। ये भी रेगुलेटर घड़ी है, ये भी रेगुलेटर घड़ी है। ये आपका रेगुलेटर है ऑक्सीजन का, इसमें 2 मीटर लगे हैं, इसमें भी 2 मीटर घड़ी लगी है। ठीक है, ये आपका ब्लू कलर का रहेगा तो वो ऑक्सीजन का रहेगा और ये रेड या ऑरेंज कलर का रहेगा तो आपका एलपीजी या डीए का रहेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये इतनी चीजें बताई, कम से कम ये याद रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट में जब काम कर रहे हैं तो हमारे को ये छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब एक चीज और आपको बताते हैं, जब हम लोग ऊंचाई पर कार्य कर दो, वहां से 2 बार बंद कर दे। हाँ